हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट ऑफ का फिजिकल एजुकेशन के सेकंड यूनिट देख सकते हैं। सेकंड यूनिट जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स ये सेकंड यूनिट है। इसके सभी टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनके टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। इस यूनिट में यानी सेकंड यूनिट में कुल मिला के 5 टॉपिक्स हैं। जिसमें पहले टॉपिक का नाम है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। डिफरेंट एज ग्रुप के लिए एक्सरसाइज की गाइडलाइन। दूसरा टॉपिक्स है आपका कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़। कौन कौन सी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में पढ़नी है? नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लाइडोसिस, काइफोसिस, स्काइलोसिस एंड बोलेक्स एंड देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स। और इनको करेक्ट करने के लिए यानी जो लाइफ स्टाइल पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, इनको किस प्रकार से सही करना है, तो इसमें करेक्टिव मेजर्स भी पढ़ने हैं। अब इसके बाद थर्ड है आपका वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट सेकंड में, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा हुआ है इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे, वो भी आपको पढ़ना है। इसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट भी पढ़ने हैं। इसके बाद फोर्थ टॉपिक इसमें पढ़ना है स्पेशल कंसंट्रेशन, जैसे कि मेनार्के और साथ साथ मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन भी पढ़ना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें फीमेल एथलीट एड, जिसमें आर्थ्रोपोरोसिस, ओमेयोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में। कुल मिला के 5 टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको इस चैप्टर का, इस यूनिट का आपको PDF भी मिल जाएगा, जो कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पहला जो टॉपिक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। अब देखिए, सबसे पहले इस हेडिंग को यानी इस टॉपिक को समझिएगा कि WHO कौन है। पहले समझिएगा WHO के बारे में आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करता है कि वर्ल्ड में जो विभिन्न प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो जारी करता है। अभी कोविड के समय आपने सुना होगा कि WHO ने ये गाइडलाइंस जारी की है। इसी तरह एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस एज कैटेगरी के लोगों को किस एज कैटेगरी को क्या एक्टिविटी करना है, क्या फिजिकल एक्टिविटी करना है या क्या एक्सरसाइज करना है, ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? WHO। तो WHO ने कौन कौन सी गाइडलाइन बनाई है डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, WHO ने कुछ एज कैटेगरीज बनाई हैं। इस एज कैटेगरी का बनाने का उद्देश्य ये था कि इस स्टेज में क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर ये एक्टिविटी आप करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होगा अलग अलग एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसमें एज कैटेगरी के मेरे बारे में बता दूं। जैसे एक एज कैटेगरी है इसमें इन्फेंसी में 0 से 2 साल तक के लोग आते हैं, यानी बच्चे आते हैं। 0 से 2 साल तक के लोगों के लिए इन्फेंसी ग्रुप बोलते हैं। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। इसके बाद मिडिल चाइल्डहुड 7 से 10 साल। इसके बाद लेट चाइल्डहुड 11 से 12 ईयर के लिए। इसके बाद एडोलेसेंस, जिसको हम टीनेजर बोलते हैं, ये 13 to 19 ईयर्स के लिए है। फिर एडल्टहुड में 19 to 60 ईयर तक के लोग आते हैं। इसके बाद लास्ट ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन 60 या 60 से ज़्यादा। तो इस तरीके से जो WHO ने गाइडलाइंस बनाई हैं डिफरेंट एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज, और इससे क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो यह समझ गए होंगे कि WHO ने क्यों बनाई एक्सरसाइज गाइडलाइन क्यों बनाई। इसके बाद देखिए, पहले स्टेज की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला जो स्टेज है आप देख सकते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं पहले, जिसमें 0 से 2 साल तक के बच्चे इसमें इंक्लूड हैं। इसमें किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है? देखिए, इसमें जो मेन एक्सरसाइज है वो छोटे बच्चे के लिए हेड कंट्रोल एक्सरसाइज और सिटिंग और क्राउलिंग का मतलब है आप रेंगते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिटिंग, क्राउलिंग, इस तरीके के एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज और मैं बता दूं, जैसे कि थ्रोइंग, कैचिंग और किकिंग, इस तरीके के एक्सरसाइज भी इनको इन्वॉल्व करने चाहिए। जैसे कुछ एक्सरसाइज और भी हैं, जैसे वो मूव करते हुए जाते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये भी एक्टिविटी इन सभी में इन्वॉल्व है। तो ये हो गई आपकी इन्फेंसी। सेकेंड स्टेज की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकेंड स्टेज इसमें बताया WHO ने कि अर्ली चाइल्डहुड आएगा, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। तो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे मेनली देखिए यहाँ पे कैसी एक्टिविटी करनी चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड। फाइन मोटर स्किल्स यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्मॉल मसल्स या स्मॉल बोन्स भी इन्वॉल्व हो,
जैसे कैचिंग, थ्रोइंग, ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 1 घंटा मीडियम एक्सरसाइज होनी चाहिए, 1 घंटे कम से कम। और एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? रिक्रेशनल होनी चाहिए और इन्जॉयबल, ताकि वो इन्जॉय कर सकें, रिक्रेशनल हो। और क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। ये एक्सरसाइज की गाइडलाइन है अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट देखिए मिडिल चाइल्डहुड। देखिए मिडिल चाइल्डहुड में एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल मसल्स डेवलपमेंट वाली एक्सरसाइज भी होनी चाहिए और लॉन्ग मसल्स डेवलपमेंट वाली एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो इस तरीके के एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनको कुछ और भी, जैसे कि इंट्रोडक्शन देना चाहिए कुछ मेजर स्पोर्ट्स का, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इस तरीके के गेम्स में, जिससे कि उनके सोशल स्किल्स भी डेवलप हो और कॉग्निटिव स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप हो, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे इस तरीके की। और साथ साथ जो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक्सरसाइज के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बोले हम, तालमेल बोल सकते हैं, जैसे कि बॉल को कैच करना, इस तरीके की एक्टिविटी भी उनके अंदर उनको एनकरेज करना चाहिए इस तरीके की एक्टिविटी के लिए। अगले एज कैटेगरी की तरफ चलें, लेटर चाइल्डहुड। देखिए लेटर चाइल्डहुड में जो एक्सरसाइजेज होंगी वो किस तरीके की होंगी? जिसमें बॉडी कंट्रोल हो, इसके साथ स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति से रिलेटेड, जैसे कि आप जो है ऐसे गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो, जैसे पुशअप, पुल अप, है ना। और इसके साथ साथ इसमें एंडोरेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटी है इनको अवॉइड करना चाहिए। यानी जो लेटर चाइल्डहुड के बच्चे हैं उनको एंडोरेंस से रिलेटेड, यानी सहन शक्ति, यानी बहुत देर तक रन कराना, बहुत देर तक रन करना, ऐसे एक्टिविटी नहीं करना के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, साथ साथ फेयर प्ले, है ना। फेयर प्ले के साथ साथ सिंपल स्ट्रेटजीज भी उनको बतानी चाहिए, गेम्स में किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, बेसिक रूल्स भी उनको सिखाने चाहिए। और ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। आगे की तरफ बढ़ें, आगे है एडोलेसेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एडोलेसेंस इसको बोलते हैं, एडोलेसेंस इसको टीनेजर्स भी बोलते हैं, टीनेजर्स की एज ग्रुप बोलते हैं, युवा अवस्था भी बोलते हैं इसको। इसमें जो एक्टिविटी होती है वो मॉडरेट टू विगोरियस होती है इंटेंसिटी, यानी मध्य से कठिन तरफ या हार्ड की तरफ एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये 1 घंटे की प्रतिदिन एक्टिविटी इनको करनी चाहिए, इसके लिए इनको इंकरेज करना चाहिए। स्ट्रेंथ से रिलेटेड या फिर बोले हम एंडोरेंस से रिलेटेड, स्टेमिना से रिलेटेड एक्टिविटी इस एज कैटेगरी में करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एज कैटेगरी है, पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें स्विमिंग हो गया, स्टेमिना से रिलेटेड रनिंग हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गया, हाफ मैराथन हो गया, मैराथन, ऐसी एक्टिविटी इनको करानी चाहिए। एडल्टहुड में कौन सी एज कैटेगरी के लोग आते हैं? इसमें 19 से 60 साल तक के लोग आते हैं, जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी से एक्टिविटी इनको पर दिन करना चाहिए। मॉडरेट मतलब मध्य गति की एक्टिविटी करनी चाहिए। हाँ, सिंपल एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ साथ इनको रनिंग, स्विमिंग और स्टेमिना भी लगातार बनाने वाली एक्टिविटीज़ इनको करनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें, यानी 7वीं जो एज कैटेगरी है, इसमें ओल्ड एज या फिर हम सीनियर सिटीजन एज भी बोल सकते हैं। इसमें एटलीस्ट 5 डेज, वीक में कितने दिन? 5 दिन आपको मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी करनी चाहिए। मध्य गति, ये मध्य तीव्रता वाली एक्टिविटीज़ यानी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग, है ना, लाइट जंप, इस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए और कम से कम 45 से 60 मिनट तक करनी चाहिए। इसके साथ साथ 10-10 मिनट का ब्रेक लेते हुए आप एक्टिविटी को 10-10 मिनट के अंतराल में भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, होनी चाहिए। तो ये आपकी गाइडलाइंस हो गई। तो ये पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन पक्का 100% आप नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, देखिए कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या है? कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होता क्या है? इसको हम बोलें तो मेल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब मेल फॉर्मेशन क्या है? देखिए मेल फॉर्मेशन एक तरीके से ए पार्ट, देखिए मेल फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, मेल फॉर्म ए पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ नॉट परफॉर्म करेक्टली। इसका मतलब हुआ, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बॉडी का अंग या बॉडी पार्ट जो अच्छे से सही तरीके से वर्क नहीं, जो उसकी नेचुरल उसकी प्रवृत्ति है, नेचुरल कैसे वो वर्क करता है उस तरीके से वर्क ना करे। तो ये आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का, है ना। पोस्चर में होने वाली
असामान्य तरीके की होने वाली विकृति, ये हम बोल सकते हैं। देखिए, अब कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को हम इस तरीके से समझेंगे। एक स्पाइनल से रिलेटेड होती हैं, स्पाइनल कर्वेचर में जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन में होने वाली जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ वो, इसके साथ साथ फ्लैट फुट, नॉकनी, बोव लेग्स और राउंड शोल्डर, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारे स्पाइनल में और स्पाइनल कर्वेचर में होने वाली डिफॉर्मिटीज़ हैं, उसमें से काइफोसिस, लाइडोसिस और स्काइलोसिस, ये 3 आती हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल का मतलब होता है आपकी बैकबोन, बैकबोन में होने वाली पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ मतलब वो पोस्चर में होने वाली विकृति, मतलब वो असामान्य होना, यानी ये कुछ आकृतियों में विकृति आ जाना, है ना। सामान्यतः जो वर्क करते हैं उससे उनका इतर हो जाना, दूर हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, काइफोसिस, लाइडोसिस, स्काइलोसिस, ये किस में आएंगे? स्पाइनल में आएंगे। फ्लैट फुट, नॉकनी, बोव लेग्स और राउंड शोल्डर, ये कॉमन पोस्चर है, ये कॉमन। तो हम सबसे पहले कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में नॉक नी की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, नॉक नी, इसका नाम है नॉक नी। नॉक का मतलब होता है लड़ना या खटखटाना, नॉक करना, नीज़ का आपस में टकराना। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, नीज़ का आपस में टकरा जाना क्या कहलाता है आपका? नॉक नी। नॉक नी को एक नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गेनो वेलगम। वेलगम से आप समझिएगा, गम यहाँ पे लगा है तो गम का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, इसको याद करने, गम का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपस में चिपकना। अब चिपक जाएं आपस में, नॉक कर जाएं, तो ये नॉक नी कहलाएगा। इसमें क्या होता है, जो गैप होता है नीज़ के बीच में वो ख़त्म हो जाता है और नीज़ आपस में टकराने लगती हैं एक दूसरे को, ठीक है, इस तरीके से। अब ये यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे ये पिक्चर आप एक और दे सकते हैं, यहाँ पे नी आपस में टकराने लगती हैं। अब ये यहाँ पे इन दिस डिफॉर्मिटी बोथ ऑफ नीज ऑफ टच ईच अदर वाइल इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, जब वो खड़े होते हैं ना तो आपस में टकराने लगते हैं। अब इसका कारण क्या क्या, देखिए इसके कारण कॉजेज़ भी पूछे जाते हैं। कॉजेज़ क्या है? बैलेंस डाइट। आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो दिक्कत में आएंगे। विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, फॉस्फोरस की, ये मेन का इसके मेन कॉजेज़ हैं। इसके साथ साथ ओबेसिटी, ये भी देखा गया है, ठीक है। हैवी लोड यानी वेट लेना, ये भी देखा गया है। छोटे एज में बच्चों को ज़्यादा वेट के साथ या उनको कम एज में उनको चलाने की कोशिश करना, ये भी देखा गया है। इसके प्रिकॉशंस की बात करें, प्रिकॉशंस में वो अगर वो हेल्दी डाइट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बेबीज़ को नहीं फोर्स करना चाहिए, इंकरेज नहीं करना चाहिए अर्ली एज में चलने के लिए, वॉक करने के लिए। अब इसमें जो है कुछ देखिए, कुछ आसन्स भी हैं। देखिए इसमें कौन कौन से आसन वो कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो एक पद्मासन है, आप देख सकते हैं, ये पद्मासन है और ये गौमुख आसन है, ये गौमुख आसन है, इसका नाम है गौमुख आसन, और ये है पद्मासन। इस तरीके से आसन से ये नौकनी आप सही कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करना, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, हॉर्स राइडिंग से कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी ठीक हो जाती है, तो आप बनाएंगे नॉकनी। इसमें क्या, और इसके साथ साथ आप तकिए को बीच में रख सकते हैं, नीज़ के बीच में, ये भी कहा गया है कि इससे भी ठीक हो जाता है नॉकनी। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको करेक्ट करने के जो मेजर्स हैं, जो मेजर्स ऑफ नॉकनी, इसमें आप पद्मासन और गरुणासन याद रखेंगे, साथ साथ हॉर्स राइडिंग, साथ साथ पिलो अगर आप बीच में रखते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन या फिर किसी पोजीशन पे थोड़ी देर बैठते हैं, तो ये भी इसको रिलीफ करने में, ठीक करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फ्लैट फुट। देखिए फ्लैट फुट आप समझिएगा, फ्लैट फुट मतलब क्या हुआ, जो आपके पैर के तलवे हैं वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उनके बीच जो आर्क है, देखिए नॉर्मली जो आपका, अगर आप गीले फर्श पे चलें तो इस तरीके से पैर में ये निशान बन के आता है, आर्क बन के आता है, लेकिन फ्लैट फुट में ये बिल्कुल चपटा हो जाता है, कुछ नहीं, आर्क कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को आर्मी की जो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आर्मी जो वैकेंसी निकालते हैं उसमें उनको डिसक्वालीफाई कर देती हैं, है ना, डिसफाइल गए। और इसको किस नाम से जानते हैं? पेस प्लम्बस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको पेस प्लम्बस के नाम से जानते हैं, और इसको सपाट पैर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या, जो आपकी मसल्स है वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं और फ्लैट हो जाते हैं, तो ये देखा गया है वीकनेस ऑफ मसल्स के कारण होता है, सोल बिल्कुल गायब हो जाता है। अब इसमें आप समझिएगा कि क्या कारण क्या होते हैं। देखिए कारण है इसके, देखिए आप फॉल्टी पॉस्चर हो सकता है, गलत तरह की मुद्राएं हो सकती हैं, इसके साथ साथ बॉडी वेट ज़्यादा लेना,
ठीक है। एक्सरसाइज जो प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं कॉजेज़ में। इसके बाद देखिए इसको सही करने के लिए सबसे अच्छा है रोप स्कीपिंग, यानी कि आप रोप लेके एक रस्सी के सहारे जंप करते हुए आपने देखा होगा। और फिर इसमें क्या करते हैं हम अब ज़्यादातर जो मूवमेंट करते हैं वो हम करते हैं अपने टोज़ पे, है ना, एड़ी पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हील एंड टोज़ वॉकिंग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से वॉक करते हैं। इसके बाद देखिए ले वॉकिंग और स्लोप सरफेस, ऐसी जो ढलान वाली उस पर हम वॉक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको सही करने के जो आसन हैं आप देख सकते हैं, एक आसन तो ये पर्वत आसन बना है ना, इसको पर्वत आसन भी बोलते हैं, अधोमुख आसन भी बोलते हैं, अधोमुख और वज्रासन, ये 2 आसन हैं जिसमें आप अपना फ्लैट फुट सही कर सकते हैं। इसके बाद आगे की तरफ पढ़ेंगे बो लेग्स। देखिए बो लेग्स जो है वो नॉक नी का अपोजिट है। नॉक नी में क्या था, नॉक नी में मैंने बताया था कि उसमें नी जो है आपस में टकराने लगती हैं, तो नॉक नी हो गया। तो अब इसमें क्या हो, अपोजिट होता है, उसमें नी टकराती नहीं और वाइल्ड गैप हो जाता है नीज़ के बीच में। आप देख सकते हैं नॉर्मल होना चाहिए जो गैप उससे ज़्यादा। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको एक नाम और जानते हैं, इसको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा गया है, इसको घेनु वरम के नाम से जाने, घेनु वरम के नाम से जानते हैं। और नौकनी को किस नाम से जानते हैं, घेनु वेलगम। गम से मैंने बताया था नौकनी याद रखिएगा, और इसको जानते हैं घेनु वरुम, वरुम के नाम से इसको जानते हैं। इसमें वाइड गैप हो जाता है नीज़ के बीच में। और इसका जो मेन कॉज बताया गया है वो विटामिन डी, सेम वही है कंडीशन, विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी है या फिर हम बोले कि कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी देखी गई है। और अर्ली एज में जल्दी से वॉक बच्चों को नहीं कराना चाहिए, ये कभी कभी लोड के कारण, ओवरलोड के कारण उनके जो पैरों में इस तरीके की दिक्कत, इनके जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ भी निकल सकते हैं, इनवर्ड भी आ सकते हैं, अंदर की तरफ भी जा सकते हैं, नीज़ को टकराने तो नॉक नहीं हो जाएगा, बाहर की तरफ चले गए तो बो लेग्स। अच्छा, इसको सही करने के लिए कौन कौन से आसन हैं, देखिए आप इसको सही करने के लिए मेंस आप समझिएगा, इसके लिए विटामिन डी लेना है आपको, अमाउंट बैलेंस डाइट लेनी है। कॉमनली आप पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में ये कॉमन पॉइंट्स हैं कि बैलेंस डाइट लेनी है। इसके साथ साथ देखिए कुछ आसन्स भी करने हैं। देखिए यहाँ पे आसन्स में बताया गया है किस तरीके के आसन करने हैं, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। इसमें जो मेनली इसमें आसन बताए गए हैं बो लेग्स में, वो इस तरीके के आसन बताए गए हैं। देखिए करेक्टिव मेजर्स में अगर हम बात करें तो देखिए करेक्टिव मेजर यहाँ पे लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं कि कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, साथ साथ शूज़, ऐसे मॉडिफाइड शूज़ भी पहनने से भी ये जो बो लेग्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। साथ साथ गरुण आसन और अर्ध मत्स्यीन आसन भी हम कर सकते हैं इस पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के लिए। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से। देखिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम होनी चाहिए, विटामिन डी की उपलब्धता होनी चाहिए डाइट में, साथ साथ मैंने बताया आपको गरुण आसन और मत्स्यीन आसन। इसके बाद देखिए राउंड शोल्डर। देखिए राउंड शोल्डर जो है इसमें क्या होता है, शोल्डर आगे की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाता है, इसको हम राउंड शोल्डर बोलते हैं। इन दिस पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ द शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम दे आर सीम टू द बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ बेंड हो जाना, सामने की तरफ बेंड हो जाना, समझ गए होंगे आप। इसके कॉजेज़ में बताया गया है कि ये अनुवांशिक यानी कि जन्म से हो सकता है ये, और वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, इन तरीके की जो बेंड पोजीशन में लोगों को चलना, यानी फॉल्टी पॉस्चर के तहत भी देखा गया कि ऐसा। और इसके बाद देखिए मेन देखा गया है कि टाइट क्लोथ्स लोग पहनते हैं, इसके कारण भी हो सकता है ना। तो ये सारे कुछ कारण हैं इसके जो कि ये देखे गए हैं राउंड शोल्डर में। आप राउंड शोल्डर के देख सकते हैं, अंततः इस तरीके से आगे की तरफ ज़्यादा शोल्डर का निकल जाना, ठीक है। तो ये इसके कारण में भी ये भी बताया गया कि आप जो है रॉन्ग हैबिट सिटिंग और स्टैंडिंग है, साथ साथ जो आपका सोने का तरीका वो अगर एक ही तरफ का होगा तो भी देखने को मिलता है। इसके लिए कौन से आसन करने हैं, इसके लिए देखें यहाँ पे देखिए लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, चक्रासन, साथ साथ धनुरासन भी हम इसमें कर सकते हैं। चक्रासन और धनुरासन से हम कौन सी पॉस्चरल डिफॉर्मिटी सही कर सकते हैं, तो वो है आपकी राउंड शोल्डर। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे काइफोसिस। देखिए काइफोसिस देखिए हंस बैक के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम कुबड़ के नाम से जानते हैं। काइफोसिस को किस नाम से जानते हैं, हंच बैक, यानी कि इसमें क्या होता है, सेम जैसे राउंड शोल्डर में हुआ सेम ऐसे ही होता है, बस इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होती है आपकी बैकबोन। बैकबोन में जो सबसे ऊपर ये वाला एरिया है थोरेसिक रीजन का ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा इनवर्ड अंदर की तरफ हो जाना, ये कारण होता है। अब इसको सही करने के लिए
मैंने जैसे उसमें बताया था, देखिए नॉर्मली एक व्यक्ति का इस तरीके का होता है आपकी बैकबोन, लेकिन इसमें क्या अंततः बहुत ज़्यादा थोरेसिक यानी शोल्डर के पास बहुत ज़्यादा इनवर्ड अंदर की तरफ आ जाना। अब इसको सही करने के लिए सेम देखिए यहाँ पे आप चक्रासन कर सकते हैं, चक्रासन के साथ भुजंगासन इस तरीके से कर सकते हैं, इससे ही आपका काइफोसिस सही हो सकता है। और धनुरासन आप देख सकते हैं, ये आपका चक्रासन हो गया, इसको हम चक्रासन के नाम से जानते हैं सी। फिर ये डी हो गया यानी धनुरासन, ये हो गया आपका भुजंगासन, कोबरा पोज। इससे हम काइफोसिस को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे लाइडोसिस। देखिए लाइडोसिस में क्या होता है, जो आपका लंबर रीजन है यानी बटक्स के ऊपर का हिस्सा है, इसको लंबर रीजन बोलते हैं। अब बटक्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा कर्व इनवर्ड अंदर की तरफ हो जाए, ये भी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक। अब इसको सही करने के लिए आप धनुरासन आप देख सकते हैं, इसको धनुरासन के नाम से जानते हैं, और इसको हलासन, हलासन भी इसको सही करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके बाद देखिए स्काइलोसिस। देखिए स्काइलोसिस में क्या होता है, ये भी बैकबोन से रिलेटेड है। इसमें एस शेप बना लेता है, या लेफ्ट या राइट, बैकबोन लेफ्ट साइड टर्न ले लेती है या फिर राइट टाइम। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि इसको स्काइलोसिस एस से आप याद रखिएगा कि ये एस ट्विस्ट ले लेती है लेफ्ट या राइट, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे इसमें बेंड। अब इसमें करेक्ट करने के लिए यानी उसको इस शेप को सही करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि स्पाइन बेंड्स ट्विस्ट रोटेट इन वे दैट मेक्स ए सी एंड और एस शेप, या सी शेप बना लेती है या एस शेप। अब इसको सही करने के लिए यहाँ देखिए अधोमुख लिखा है, अधोमुख आसन, ये पर्वत आसन इसको बोलते हैं, और त्रिकोण आसन। इस तरीके से आसन से आप सही कर सकते हैं स्काइलोसिस। इसके बाद हम थोड़ा सा पिक्चर की तरफ, मैंने जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे जब थोरेसिक रीजन की बात होती है तो आपका काइफोसिस अगर ये बहुत ज़्यादा इन्वर्ट, और लंबर रीजन यहाँ पे बटक्स के ऊपर का हिस्सा अगर ये बहुत ज़्यादा इन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लाइडोसिस। ठीक है, काइफोसिस हो गया, ये लाइडोसिस। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट देखिए वुमेन पार्टिसिपेशन और स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा, क्योंकि ये थ्योरिकल है, थोड़ा सा मैं याद कराने की कोशिश करूँगा। और हम वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड पे सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक स्टार्ट हुआ 1896 एथेंस में। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए, 1896 एथेंस में। वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं था, आप देख सकते हैं। लेकिन 1900 में यानी अगले जो ओलंपिक हुआ उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन रखा गया। वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ 2 स्पोर्ट्स में केवल हुआ। ठीक है, स्पोर्ट्स जो थे उनकी संख्या 2 थी, और 1900 यानी 1900 में ये पहली बार वुमेन्स ने वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट किया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत देर के बाद 1952 में पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन बहुत देर के बाद हुआ। इंडिया का पहली बार, अगर हम बात करें इंडिया का पहली बार ब्रॉन्ज मेडल एक वेट लिफ्टर जिसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी, आप देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी जो थी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में 2000 सिडनी ओलंपिक में कंफर्म किया। तो ओलंपिक्स में इंडिया का 2000 में पहली बार कोई प्राइज़ आया, यानी कोई भी प्लेस आया। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता गया। दिनों दिन जो है, जैसे आपने देखा होगा पीवी सिंधु सिल्वर मेडल जो बैडमिंटन में लेके आई रियो ओलंपिक 2016 में। साक्षी मलिक ने भी यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग में 2016 में। और पहली बार अगर हम इंडिया की बात करें 1952 में 1952 में पहली बार वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ है, जो कि यूरोप में हुए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े नाम इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन में आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी लिखा भी है 1952 में वुमेन्स ने पहली बार, भारतीय महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक्स में, और वर्ल्ड लेवल पे 1900 में पहली बार 2 स्पोर्ट्स इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड वुमेन्स ने पहली बार, इंडिया में पहली बार 1952 में। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा, आपने देखा होगा सानिया मिर्ज़ा को, ये लॉन टेनिस प्लेयर हैं। इसके बाद पीटी ऊषा जो कि बहुत अच्छे धावक के रूप में जानता है। ओलंपिक इनमें अवार्ड नहीं रहा, लेकिन ये बहुत अच्छे, इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं, उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के पीवी सिंधु आप देख सकते हैं, बैडमिंटन स्टार हैं ये। इसके साथ मैरी कॉम जो बॉक्सिंग की में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं।
बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। और इस तरीके से, और साइना नेहवाल वे भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स अब आ गए हैं वुमेंस में। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वुमेंस फैक्टर्स हैं जिससे लेस पार्टिसिपेशन हुआ है। देखिए लेस पार्टिसिपेशन वुमेंस का होने का कारण उनकी फ़िटनेस है ना, फिटनेस लेवल, या फिर हम बोलें कि वेलनेस लेवल उनका इतना अच्छा। और फीमेल एथलीट टाइड्स हैं, उनके अंदर जैसे ऑर्थोपोरोसिस, हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियां वो भी ज़्यादा देखी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ काम है, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर भी उनमें कॉमन देखा गया है। जो आपका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है ये भी देखा गया है। ये भी कुछ कारण है इनके फिजिकल जो पार्टिसिपेशन लेस होने का कारण है, यानी लेस वुमेंस का पार्टिसिपेशन लेस क्यों है। इसके साथ देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से, जैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो भी वुमेंस के कम इंटरेस्ट लेते हैं गेम्स में। कोचेस की भी कमी, फीमेल कोचेस की भी कमी है। पर्सनल सिक्योरिटी भी है। लेस एजुकेशन भी देखने को मिलता है साइकोलॉजिकल फैक्टर में। इसके बाद देखिए वुमेंस का जो सोशल फैक्टर है वो किस प्रकार से इन्वॉल्व करता है उनको पार्टिसिपेशन में के लिए। देखिए एक तो एक कल्चर है, जो कल्चर बना है कि वुमेंस स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है समाज के अंदर। ठीक है, लोगों का एटीट्यूड, सोसाइटी का एटीट्यूड, फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड किस तरीके का रहता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और वुमेंस के प्रति और भी ज़्यादा ख़राब रहता है। तो ये भी कुछ कारण देखे गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए स्पेशल कंसंट्रेशन में देखिए आपको पहले इसमें पढ़ना है दो मेनार्चे और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप समझिएगा कि क्या है मेनार्के। देखिए जब हम बात करते हैं मेनार्के की, देखिए मेनार्के है क्या। देखिए ये स्पेशल कंसंट्रेशन है, ये वुमेंस में देखा गया है। वुमेंस का जो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है उसको मेनार्की या मेनार्क बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्ल है, जो वो क्या करती है कि वो वुमेनहुड की तरफ बढ़ती है ना। ये एक साइन ऑफ ग्रोइंग, ये देखा जाए कि वो अब एक तरीके से देखा जाए कि वो वुमेंस में ब्लड का डिस्चार्ज होना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये किसी भी वुमेंस का फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होना मेनार्क कहलाता है ना, मेनार्क कहलाता है। इसको हम मिलते हैं मेनार्की। तो इसमें फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है पीरियड, पहला पीरियड। ये जो एज है वो देखा गया है 11 से 13 साल तक के गर्ल्स में देखा गया है। और ये कॉन्टीन्यूसली एक नियमित रहता है, जिसको हम मासिक धर्म या महामारी के रूप से भी जानते हैं। तो मेनार्की इज़ आल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए इसमें मैंने सिंपली इसको समझाने की कोशिश किया। मेनार्की क्या है, इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इज द सेंट्रल इवेंट ऑफ फीमेल प्यूबर्टी। इसके बाद देखिए मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन किसको कहते हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन एक तरीके से देखा जाए अनियमित होना, ब्लीडिंग का अनियमित होना। देखिए ये 11 से 13 साल तक के बच्चों जो लड़कियां हैं उनमें देखने को मिलता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल की और 11 से 13 के बीच में देखा गया है, और लास्ट में यानी जो 50 से 55 जिसको मेनोपॉज के नाम से भी जानते हैं, उसका डिस्फंक्शन, उसका रेगुलर इनरेगुलरिटी में होना, ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि ये कभी कभी क्या होता है, डिस्फंक्शन 21 से 35 डेज में होने लगता है, या फिर कम हो जाता है, 21 दिन से भी कम में आने लगता है। ये मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन में आता है। तो वुमेंस में ये देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए इसके अब जो क्या देखा जाए, इसके क्या क्या कारण देखे गए हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, है ना। इसके साथ साथ ट्रैवल करना, और भी हो सकते हैं, सडन चेंजेस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम स्पेशल कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी वुमेंस में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैं आप कह सकता हूँ कि जो फीमेल एथलीट्स हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम से टायर्ड रहती हैं, परेशान रहते हैं, जिसमें से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे इसमें से आता है देखिए एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर और आर्थोपोरोसिस। तो एथलीट
जो फीमेल एथलीट टायर्ड रहती हैं, आर्थ्रोपोरोसिस। अब आर्थ्रोपोरोसिस है क्या? आर्थ्रोपोरोसिस होता है वीकनेस ऑफ बोन्स। वीकनेस ऑफ बोन्स की जो डेंसिटी है, यानी कि वो प्रॉपर बोन्स का फंक्शन वो थोड़ा सा कम हो जाना, यानी उनके अंदर वो कैपेबिलिटी या क्षमता नहीं रह जाना जो बोन्स के अंदर, वीकनेस ऑफ बोन्स, इसको ऑर्थोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो फीमेल एथलीट इन सबसे ज़्यादा टायर्ड रहती है, परेशान रहती हैं। इसके साथ साथ देखिए सेकंड जो, अब हम बात करें अगर एमेनोरिया। एमेनोरिया है क्या? देखिए एमेनोरिया होता क्या है? एमेनोरिया इज़ ए एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल पीरियड इन ए वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जो मेस्ट्रुअल पीरियड्स हैं उनका एब्सेंस होना, नहीं होना, इनरेगुलर होना, ये दो तरीके के होते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया, जिसमें जो फर्स्ट पीरियड है वो गर्ल्स में एब्सेंस, उसकी एब्सेंस हो जाती है, स्टार्टिंग जो एज है। सेकंड में जो क्या होता है, ये नॉर्मली स्टॉप हो जाते हैं, है ना, नॉर्मली मंथ में स्टॉप हो जाते हैं। तो इस तरीके से एमेनोरिया क्या है? एमेनोरिया एक तरीके का मेस्ट्रुअल पीरियड्स का एब्सेंस हो जाना, रुक जाना, ये है। और इसमें लास्ट जो स्पेशल अगर ईटिंग डिसऑर्डर, देखिए ईटिंग डिसऑर्डर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फीमेल्स में एक इस तरीके की इमेज होती है कि वो अगर ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, वो फैटी हो जाएंगी, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं अनहेल्दी, मतलब वो अनहेल्दी होने वाली बात हो गई कि अगर आप सही तरीके से बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर में वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर उन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो वॉमिट कर देती हैं। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर वो उनकी अपनी इमेज को लेकर और लोगों के बीच अपनी इमेज को अच्छे करने के चक्कर में वो क्या करती हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा डाइट ले लिया तो वॉमिट करके उसको निकाल देते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो स्पेशल कंडीशंस कौन कौन सी हैं वुमेंस में देखा गया है। तो ये आपको आप समझ सकते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, पर्जिंग और नॉन पर्जिंग, इस तरीके से बुलिमिया बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखे गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी रखा गया है, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू।